हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ दानिश सिद्दीकी एडवोकेट एंड वेलकम टू माई चैनल डीलेक्स लीगल। सो वी आर हियर टू डिस्कस द इंडियन पीनल कोड 1860। सो हम लोगों ने सेक्शन 90 तक डिस्कस कर लिया था। सो अब हम लोग आगे का यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑफ PCSJ एंड APU। हम लोगों को सेक्शन 91 तक जो है 90 तक जो है हम लोगों ने कर लिया था, और अब हम लोग सेक्शन 91 को पढ़ते हैं। सॉरी, सेक्शन 91 जो है ये आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में नहीं आता है, सो इसको हम लोग स्किप करेंगे। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 92 पे। सो लेट्स रीड द बेयर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92। एक्ट डन इन गुड फेथ ऑफ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। सो nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with the benefit। सेक्शन 92 जो है ये कहता है कि ऐसी सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ एमरजेंसी सिचुएशन, जहाँ पे एक एमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है, जो कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि इतना वक्त ही नहीं है कि हम किसी का कंसेंट लेंगे। कोई एक एक्ट है उसको हम लोग कर रहे हैं, लाइकवाइज कि किसी के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। एक ऐसा एक्ट है जिसके लिए हमको जो है कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है कि हम वहाँ पे कंसेंट ले सकें। इट इज़ अ इमिनेंटली जो है अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस एंड इमरजेंसी सिचुएशन है। वहाँ पे हम लोग कंसेंट ले ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग जो एक्ट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन। तो उस एक्ट को करने के लिए यहाँ पे कंसेंट की नहीं ज़रूरत है। और अगर उस एक्ट को करने के दरमियान जो है किसी तरह का हार्म हम लोग कॉज कर देते हैं, तो हम लोग लाइबल नहीं वहाँ पे होंगे, बिकॉज इट इज़ डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन। यहाँ पे मेनली जो है इंटेंशन नहीं है। कैसा इंटेंशन नहीं है? मेंस रिया नहीं है, बैड इंटेंशन नहीं है। क्या करने का? किसी की डेथ कॉज करने का या फिर किसी को हार्म कॉज करने का। तो यहाँ पे जो है आपका गुड फेथ में हो रहा है कोई भी। हम लोग पढ़ते हैं इसका इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ये जो है एथिकली एंड मॉरली दैट एक्ट इज़ डन फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन एंड डन विदाउट द कंसेंट एंड डन इन गुड फेथ। यहाँ पे हम लोग इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। इसके सारे ही इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम आपके लिए बी वाले इलस्ट्रेशन इसको रीड कर देते हैं। Z is carried off by a tiger. A fires at the tiger knowing it to be likely that the shot may kill Z, but not intending to kill Z and in good faith intending Z's benefit. A's ball gives Z a mortal wound. A has committed no offense। तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है? Z को जो है एक टाइगर उठा लेता है, ए जो है फायर करता है टाइगर पे, ये जानते हुए भी कि जो उसका शॉट है वो जेड को लग सकता है, बट वहाँ पे क्या कहते हैं, ए की जो है इंटेंशन नहीं है। कैसी इंटेंशन नहीं है? जेड की जान लेने की। वो किस लिए कर रहा है? इन गुड फेथ कर रहा है, फॉर द बेनिफिट वो शॉट कर रहा है कि हम टाइगर को मार के जो है जेड को बचा सकें। तो यहाँ पे जो है अगर वो किसी तरह की इंजरी या फिर हार्म भी अगर कॉज कर देता है जेड को इन दी बीच में उसको शूट करते वक्त, तो वहाँ पे जेड जो है लाइबल नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ डन इन गुड फेथ। ये है आपका सेक्शन 92। तो ये आपके इलस्ट्रेशंस पढ़ लीजिएगा, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये और सारे इलस्ट्रेशन। इसके अब आते हैं, बढ़ते हैं सेक्शन 93। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू पर्सन टू whom इट इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। ये भी एक तरह से ये भी गुड फेथ में है कि अगर आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है बताना, और उस कम्युनिकेट अगर आप कर रहे हैं गुड फेथ में, और
जो है किसी तरह का हार्म कॉज हो जा रहा है तो भी यहाँ पे आप लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे गुड फेथ है। इट इज़ मेनली, ये जो सेक्शंस है सेक्शन 93 जो है, ये मेनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए होता है। ऐसे देखा जाए सेक्शन 93। सो इलस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। A surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock. A has committed no offense, though he knew it to be likely that the communication might cause the patient's death. सो यहाँ पे सेक्शन ये 93 हो गया है आपका। ये भी आप लोगों को इलस्ट्रेशन और सेक्शन पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेक्शन 94 पे। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाई थ्रेट्स। यहाँ पे एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। सो यहाँ पे ऐसा एक्ट है जिसके लिए आपको कंपेल किया गया था, आपके अगेंस्ट विल के द्वारा आपसे कराया गया था, अगेंस्ट योर विल। किस तरह से कराया गया था? थ्रेट के, कि आपको इंस्टेंट डेथ कॉज कर देंगे, इंस्टेंट हार्म कर देंगे। ऐसा मतलब एप्रीहेंशन क्रिएट कर दिया गया था, कि अगर मजबूर कर दिया गया था ऐसा, कि अगर हम ये एक्ट नहीं करेंगे तो हमारी जान ले सकता है जो हमको थ्रेट किया है। ऐसा मतलब थ्रेट किया है कि मेरी जान ले सकता है या हमको प्रीवियस हर्ट कॉज कर सकता है। तो वो एक्ट जो है वो करता है, लेकिन वो अगेंस्ट हिज विल होता है। तो यहाँ पे वो क्या होगा? यहाँ पे इम्यून होगा, वो लाइबल नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट हिज विल। सो इस पे एक बहुत ही जो है लैटिन टर्म है, मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम, वो बहुत ज़रूरी है याद करना। उसको आप लोग लिख लीजिए। एक्टस मी इन विटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। एन एक्ट डन बाई मी अगेंस्ट माई विल इज़ नॉट माई एक्ट। सो यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अगर वो अपने अकॉर्ड से, जैसे एक्सप्लेनेशन 1 ये बात करता है कि अगर वो अपने अकॉर्ड से कर लेता है, किसी गैंग को ज्वाइन कर लेता है अपने से ही, ये सोच के अपने ही उससे, कि अगर हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये हमको मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, वहाँ से नहीं कुछ हुआ है, ये खुद ही मतलब अपने अकॉर्ड पे जाके अगर ज्वाइन कर लेता है तो यहाँ पे इसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 94 का। फिर एक्सप्लेनेशन 2 करते हैं। अ पर्सन सीज्ड बाय ए गैंग्स ऑफ द कॉस्ट एंड फोर्स बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ। यहाँ पे क्या है? थ्रेट है। एक्सप्लेनेशन 1 में थ्रेट नहीं था, यहाँ पे थ्रेट दिया गया था। इज एन ऑफेंस बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मिथ compelled to take his tool and to force the door of a house for the decos to enter and plunder it is entitled to the benefit of that section। यहाँ पे जो है अगेंस्ट द विल होगा एक्ट, जो भी वो एक्ट करेगा वो उसके इच्छा के विरुद्ध होगा। तो वहाँ पे ये आपको सेक्शन 94 में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन 94 हो गया ये। फिर आपका आता है सेक्शन 95। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज दैट to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। तो यहाँ पे ये क्या है? इस पर आप सबसे पहले एक मैगजिम लिख लीजिए। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स। लॉ डज नॉट नोटिस ट्रिफल्स अकाउंट्स। मतलब कोई ऐसा एक्ट जिससे कि किसी तरह का पता ही नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चल रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, किसी से आप किसी का बाल ऐसे हाथ में आपके फंस गया, या फिर हल्का सा इतनी रश वहाँ पे रहता है, किसी से हल्की सी टकराव हो गई, तो यहाँ पे आप सेक्शन 95 आ जाएगा, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। तो वहाँ पे आप लोग जो है लाइबल नहीं होंगे, कि सामने वाले को इतना मतलब हल्का वो स्लाइट हार्म रहेगा कि फील ही नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सेक्शन 95 आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका क्या कहते हैं, जनरल एक्सेप्शन का आपका सेक्शन 76 से जो है आपका 95 तक। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे सेक्शन 96 से लेके 106 तक, जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करता है। सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, जैसे कि आपका मान लीजिए, व्हेन अ पर्सन और इंडिविजुअल और हिज प्रॉपर्टी इज़ फेस्ड विथ अ डेंजर। और डेंजर जो है वो इतना इमिनेंट होता है कि कोई इमीडिएट एड फ्रॉम दी स्टेट मशीनरी अवेलेबल ही नहीं रहता है। मतलब इतना इतना टाइम ही नहीं रहता है कि आप जाएं, ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो रही है, ऐसा कोई डेंजर अराइज हो रहा है कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप रिकोर्स कर सकें, जा सकें पुलिस स्टेशन,
पुलिस को इन्फॉर्म कर सके, बता सकें। तो ऐसी सिचुएशन में जो है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन द इंडिविजुअल इज़ एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हिज प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, एंड दैट इज़ नोन एज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो कि डील करता है सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 106 तक। सो ये अपने आप में एब्सोल्यूट राइट नहीं है, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। ये आप लोग एब्सोल्यूटली इफेक्चुअली नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके पास रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 96। आपको पढ़ते हैं, थिंग्स डन इज प्राइवेट डिफेंस, नथिंग एज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सो कोई भी ऐसा ऐसा एक्ट जो कि आत्मरक्षा में किया गया हो, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इस पर केस लॉ, दो कई केस लॉ हैं, वो हम लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला केस है इस पर जयपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें कहा गया था कि एग्रेसर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। फिर आपका दूसरा क्या है केस लॉ है, लक्ष्मण साहू वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज़ टू फेस एप्रीहेंडेड डेंजर, मतलब एप्रीहेंशन होना चाहिए, फेस करना चाहिए डेंजर। ऐसा मतलब एप्रीहेंशन हो जाए कि लग जाए कि सामने वाला हमको मार देगा या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देगा, ऐसा एप्रीहेंशन क्रिएट होना चाहिए, तभी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो शुरू होगा। तो ये केस था लक्ष्मण साहू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सेकंड, फिर थर्ड आपका केस जो है वो आपका है अमरिका सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कहा गया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज़ नॉट अवेलेबल इन अ फ्री फाइट। ये आपका हो गया है। फिर ये सेक्शन 96 था। अब आइए सेक्शन 97 पढ़ते हैं, जो कि फॉर और इलेबोरेट इसको करता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। फिर ये इन जनरल मतलब बताया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी क्या होगा। सो पढ़ते हैं, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन कंटेंट इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बता रहा है, रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे सेक्शन 99 पहले ही लिख दिया है कि सर्टेन रिस्ट्रिक्शन के साथ रहेगा, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। सो हम लोग पढ़ते हैं, हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। सो पहली ये बात कर रहा है कि खुद की बॉडी और दूसरे की बॉडी, जो कि ऐसा ऑफेंस जो कि अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन बॉडी को। सो अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी आपका कहाँ से आएगा, चैप्टर आपका हो जाएगा 16, जो कि डील करता है सेक्शन 299 टू 377। फिर सेकेंडली आता है, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज़ एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ये दूसरा वाला क्या बात कर रहा है, ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, मूवेबल और इमूवेबल। इसमें आप लोग ये सारे ऑफेंस जो हैं वो आप लोग मार्क कर लीजिएगा, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, मिसचिफ हो गया, क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया। सो ये आपका सेकेंडली हो गया। तो ये मतलब बताया है एक्चुअली कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे बताया है। हाँ, एक चीज़ और आपको बताना था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज़ नॉट ओनली अवेलेबल against the offences which are mentioned under IPC, but it is also available other than the offences which are mentioned in some other act also। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इसी में offences वगैरह हैं उसी के लिए आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला है, नहीं, और भी जो भी मतलब अदरवाइज जो ऑफेंस हैं अदर एक्ट में, अदर कोड में, तो उसके लिए भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसके लिए भी है आपके पास। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और केस लॉ था, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2010 का। इसमें बोला गया था मेरे इसमें जो है इसको अभी बताते हैं, आगे के लिए है इसको, फिर हम लोग करते हैं आपका, चलते हैं सेक्शन 98 पे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एंड द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा। सो इसका पढ़ते हैं, व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस बाय रीजन ऑफ द यूथ, द वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, the unsoundness of mind, intoxication of person doing that by reason of misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against the act which he would have if the act were that offenses। so सबसे पहला यहाँ पे यूथ हो गया, तो ये आपका हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 82।
फिर आपका हो गया मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फिर अनसाउंडनेस ये आपका चला जाएगा सेक्शन 84, फिर आपका इंटॉक्सिकेशन सेक्शन 85। तो ये मतलब कह रहा है, ये बता रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक जो कि एक जब अनसाउंड माइंड पर्सन जो है, जैसे कि इसका बेयर पढ़ते हैं थोड़ा अच्छे से। व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस, नॉर्मली ऐसे वो ऑफेंस होता, लेकिन चूंकि वो किया जा रहा है ऑफेंस किसके द्वारा, यूथ के द्वारा, एक्ट ऑफ चाइल्ड सेक्शन 82, फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड सेक्शन 84, फिर आपका इंटॉक्सिकेशन सेक्शन 85। एक्चुअल में वो ऑफेंस होता बट किया इन लोगों के द्वारा जा रहा है, तो ये लोग इम्यून है, नहीं ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन फिर भी जो हम लोगों का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो जो है कहीं नहीं जाएगा, वो हम लोग इफ़ेक्चुअली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर ये भले ही क्यों ये अनसाउंड माइंड ही क्यों ना हो सामने वाला, या इंटॉक्सिकेशन में ही क्यों ना हो, या फिर एक्ट ऑफ चाइल्ड ही क्यों ना हो, तब भी हम लोगों का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इसका ये लोग हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन। Z under the influence of madness attempts to kill A. Z is guilty of no offense, but A has the same right of private defense which he would have if Z were sane. So यही आपका कह रहा है ये कि he would have if Z were sane, मतलब इस सिचुएशन में भी वो ROPD राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफेक्चुअली एक्सरसाइज कर सकता है। फिर आते हैं सेक्शन 99, एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो किसमें नहीं आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। फर्स्टली आप लोग पढ़ेंगे जब आपको एप्रीहेंशन नहीं कॉज होगा, ऐसा न अगर आपको लग रहा है कि एप्रीहेंशन है कि सामने वाला आपको मार सकता है या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकता है, तब तो आप एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन अगर एप्रीहेंशन नहीं क्रिएट हो रहा है तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं इस्तेमाल करेंगे। जब तक कि आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट ना हो तब तक आप लोग नहीं एक्सरसाइज करेंगे। फिर सेकेंडली क्या है आपका कि बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस। तो आप पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ करेंगे जब वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में जो है इन दी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट जो है इन एग्जीक्यूशन आपका वो कर रहा है काम, तो आप नहीं उसको, आपको ये नॉलेज है कि सामने वाला पब्लिक सर्वेंट है तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। ये सेक्शन 99 हो गया है। और भी है कि देयर आर केसेस in no right of private defense in cases in which there is time to have recourse to the protection of the public authorities। मतलब तब भी आप नहीं यूज़ करेंगे जब आपके पास वक्त है, टाइम है, मौका है कि आप पुलिस वाले के पास जा सकें मदद के लिए, तो वहाँ पे भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ करेंगे। तब यूज़ करेंगे जब इमिनेंट डेंजर होगा। तो ये आपका सेक्शन 99 है। इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब इतना पूछता नहीं है ये डेप्थ में प्री में। इसके अगर डेप्थ में हम लोग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम लोग का ये ख़त्म भी नहीं हो पाएगा, हम लोगों को ये ख़त्म करना है। फिर आते हैं सेक्शन 100, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। किस सिचुएशन में डेथ कॉज कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते हुए। तो पहला है आपका जब एक असॉल्ट हुआ हो, असॉल्ट के साथ साथ एक एप्रीहेंशन हो कि डेथ जो है वो काज हो जाएगी, तब यूज़ कर सकते हैं। ये सातों हम लोगों को याद रखना है। सेकंड जो है असॉल्ट विद द एप्रीहेंशन दैट अ ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी दी कॉन्सिक्वेंस। उस असॉल्ट का जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो ग्रीवियस हर्ट होगा, तब यूज़ कर सकते हैं। थर्डली जो है असॉल्ट के साथ साथ इंटेंशन हो रेप कमिट करने की, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर फोर्थली जो है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। इन सिचुएशंस में जो है हम लोग सीधे डेथ कॉज कर सकते हैं। फिर फिफ्थ है असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग या एबडक्टिंग। अब किडनैप कोई कर रहा है, एबडक्ट कर रहा है वहाँ पे। फिर सिक्स जो है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन, कन्फाइन कोई कर रहा है असॉल्ट करते हुए किसी को। फिर सेवेंथली जो है एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग हो गया और एडमिनिस्ट्रिंग हो गया। एसिड अटैक जो हो गया, एसिड अटैक कर रहा है या फिर अटैम्प्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में एसिड अटैक वाला जो है आपका क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 से ऐड हुआ था। एक और आप इसका केस लिख सकते हैं, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959। द कोर्ट हेल्ड दैट फॉर द डिफेंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस mere abduction is not enough to cause the death. There has to be assault with abduction to effectually exercise। मतलब सिर्फ एप्रीहेंशन नहीं रहेगा,
एप्रीहेंशन के साथ साथ आपका क्या रहेगा, एब्डक्शन के साथ साथ आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ऐसा लगेगा कि डेथ कॉज हो सकती है। ठीक है, ये आपका सेक्शन 100 हो गया। अब आते हैं सेक्शन 101 पे। फिर आपका जो है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। अब ये कह रहा है कि एनी अदर हार्म, ये तो डेथ की सिचुएशन बता दिया कि इस सिचुएशन में डेथ कॉज कर सकते हैं। फिर 101 में बताया है कि अदर सिचुएशन में, इन सिचुएशन के अलावा, मतलब हार्म सिर्फ को वहाँ पे कॉज कर सकते हैं, डेथ सिर्फ सेक्शन 100 के अंदर कॉज कर सकते हैं। फिर 102 में है कि कमेंसमेंट कब से होता है, तो कमेंसमेंट तब से होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जब से कि एप्रीहेंशन शुरू होगा और तब तक रहेगा आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जब तक कि डेंजर रहेगा आपकी बॉडी को, तब तक जो है वो कंटिन्यू रहेगा सेक्शन 102। इसको हम लोग रेड विथ करेंगे सेक्शन 105 के साथ, और सेक्शन 101 को हम लोग रेड विथ करेंगे सेक्शन 104 के साथ। अब आता है सेक्शन 103, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग ऑफ डेथ। यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए ऑफ प्रॉपर्टी हम कब डेथ कॉज कर सकते हैं, तो इसकी 4 सिचुएशन है। पहला, रॉबरी अगर कोई कर रहा है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कर रहा है, मिसचीफ बाय फायर ऑन एनी ड्वेलिंग, टेंट हाउस इज यूज्ड एज अ ड्वेलिंग, ये हो गया। फिर फोर्थली, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट वुड बी दी कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये 4 में हम लोग 4 इसमें जो है प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में हम लोग डेथ कॉज कर सकते हैं। ये आपका 4 सिचुएशन हो गई। फिर सेक्शन 104 है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। फिर सेक्शन 104 बताया है कि अदर देन डेथ मतलब कॉज कर सकते हैं। इस सिचुएशन में 103 में डेथ कॉज कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में एक्सटेंड कर सकते हैं कॉजिंग डेथ, लेकिन 104 में अदर देन डेथ, अदर हार्म मतलब किसी तरह का होता है तो वो कॉज कर सकते हैं। फिर वही आपका आता है सेक्शन 105, कमेंसमेंट। आप क्या आ गया, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। सो सेम यही है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू प्रॉपर्टी कमेंसेस। इसका थोड़ा सा ये थोड़ा डिफरेंस कर दिया है इसमें, मतलब थेफ्ट के बारे में बताया गया है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडेड हैज़ रिट्रीटेड विद द प्रॉपर्टी। जब तक चोर जो है प्रॉपर्टी वापस ना कर दे तब तक आपके पास रहेगा, या फिर तब तक आपका, जब तक कि प्रॉपर्टी जो है रिकवर ना हो जाए, ये एक सिचुएशन है। फिर ये यहाँ तक है, बस इसको यहाँ तक वो करते हैं। फिर सेक्शन 106 है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज़ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। सो 106 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे रिस्क ऑफ हार्म रहता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, वो जो है अपने इन एग्जीक्यूशन, मान लीजिए एक मर्डरर है, वो मर्डर करके भाग गया है और बहुत ही क्राउड में जाके वो शामिल हो गया, वो क्राउड में वो बच्चे भी हैं, बट जो है ये जो पब्लिक सर्वेंट है इसको जो है अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अगर ये एक्सरसाइज करेगा अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो जो लोग इनोसेंट हो उस भीड़ में उन लोगों को भी हार्म कॉज हो सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या रहेगा कि वो जो रिस्क है, रिस्क से भी आगे मतलब आपको मिल जाएगा वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वहाँ पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 106 इंजरी टू इनोसेंट पर्सन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज़ एक्सक्यूजेबल। यहाँ पे वो प्रिवेल कर जाएगा रिस्क को। तो ये 106 है, इसका इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज का सेशन यहीं तक हम लोग रोकते हैं, क्योंकि हम लोगों को करना भी पूरा है और थोड़ा स्पीड से भी चलना है। तो हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। सो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। टिल देन आप लोग से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया टू ऑल ऑफ़ यू एंड बाय बाय।